हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे और ये जीके का पूरा पोर्शन रहेगा। इसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे टॉप 100 क्वेश्चन हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 की डेट आ गई है और 11 अप्रैल से इसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी की तैयारी के हेतु मैंने ये सीरीज लॉन्च की है, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 100 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है। इसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो अगला सेट आएगा उसमें भी हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। और गाजियाबाद किस प्रदेश में पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। अगर स्टेट पूछा जाए तो आपको यूपी पर टिक करना होगा, तो यूपी में पड़ता है गाजियाबाद। जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायती राज संविधान के किस सूची पे आता है? अब ये पूछिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट की गणना की गई, लिस्ट के बारे में बताया गया है, तो वो किस लिस्ट में आता है? अब पहले तो आपको बता दें सूची के बारे में। तो सूची कहाँ पर बताया गया है? तो जो हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और इसके बाद में अमेंडमेंट हुए, अब कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां होंगी। तो 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें वर्णन किया गया सूची के बारे में, मतलब लिस्ट के बारे में वर्णन किया गया। और सूची कितने प्रकार की होती है? तो सूची अगर पूछा जाए कितने प्रकार की होती है तो वह 3 प्रकार की होती है। एक केंद्र सूची होता है जो कि हम कहते हैं सेंटर, और इसके बाद में एक होती है स्टेट यानी मतलब राज्य सूची, और एक होती है कंकरेंट यानी मतलब समवर्ती सूची। तो ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट, 3 सूची होती हैं। तो जिसमें जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है वो स्टेट सूची के अंतर्गत, मतलब राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और ये 7वीं सूची में इनका 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है, सूची मतलब लिस्ट। अब देखिए, सेंट्रल से जो हमारी केंद्र सूची होती है, इसका मतलब क्या होता है? केंद्र सूची के अंतर्गत अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वह केंद्र के लिए बनाया जाएगा, मतलब केंद्र सूची केंद्र के लिए ही कानून बनाएगी। और स्टेट सूची केवल जो हमारी राज्य सूची है वो राज्यों के लिए कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों लोग मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस कारण से हीरा चमकता है? अगर देखिए, जो हीरे की चमक होती है वो किस कारण से होती है ये आपको बताना है। तो हीरे की चमक किस कारण होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हीरे का चमकने का कारण होता है। हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसीलिए हीरा चमकता है। और अगर हीरे की बात करें तो हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वप्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है? तो पोटेशियम मृदु साबुन के नमूने में होता है। पोटेशियम का क्या होता है? के इसका होता है, के से इसको हम डिनोट करते हैं। तो मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है? पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में इसका, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, आर्टिकल जो 21 है, अगर पार्ट पूछा जाए संविधान के किस भाग में है तो संविधान के 3रे भाग में है, जिसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें से ही एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो यही जो हमारा स्वतंत्रता का प्रावधान है वह अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है, आर्टिकल 21 में इसका वर्णन किया गया है।
यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, संविधान क्या होता है? संविधान किसी देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था या फिर ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए उस देश का संविधान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी देश का संविधान है तो उसमें संविधान के अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाएगा, कोई भी कानून बनाया जाएगा वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे संविधान में मुख्य रूप में से कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारे संविधान में जो मेनली अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, मेनली आर्टिकल्स हैं या मुख्य रूप से जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 395 हैं। जो कब, देखिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तब जो हमारा मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। अभी भी 395 ही अनुच्छेद हैं मूल रूप से, लेकिन इनके जो कुछ पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे 243 के काफ़ी भाग डिवाइड कर दिए गए हैं। 243 ए, 243 बी, सी, डी ऐसे करके बहुत सारे भाग विभाजित कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से मिलाकर 445 से भी अधिक, आप कह सकते हैं 448 अनुच्छेद पूरे कर दिए गए हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अब ये क्यों किया गया था? देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान बन गया, फिर ये इतना वेट क्यों किया गया कि दिसंबर आ गया फिर जनवरी, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 2 महीने का, लगभग 2 महीने का वेट क्यों किया गया? तो ये आपको बता दें कि 26 जनवरी की डेट याद करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मान ली गई थी, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस बना लिया था भारतीयों ने। रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर ये इंडिपेंडेंस कर लिया था। इसीलिए इस डेट को याद रखने के लिए, जो हमारा 26 जनवरी 1930 को जो घटना हुई थी उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तब संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और अब करेंट टाइम की बात करें तो 448 अनुच्छेद, लेकिन जब मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपको 395 अनुच्छेद पर ही टिक करना होगा, क्योंकि 395 अनुच्छेद ही हैं इस समय, लेकिन इनके कुछ भाग हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाए तो संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग दिए गए हैं, जबकि मूल रूप से भाग कितने, मुख्य रूप से भाग कितने? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अब देखिए संघीय कार्यपालिका, ये हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है ये क्या होता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि किसी देश की न्याय व्यवस्था या फिर जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन देखता है और वो किसके अंडर में रहती है। तो वो किसके अंडर में रहती है? राष्ट्रपति के अंडर में रहती है, जो मतलब मुख्य होता है, जो एक मुखिया माना जाता है कि इसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या था कि जब 42वां संविधान संशोधन से पहले, 44वां संविधान संशोधन से पहले ये नहीं था कि राष्ट्रपति की बात नहीं मानी जाती थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तब उन्होंने राष्ट्रपति की नहीं सुनी थी, अपने मन मुताबिक ही इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया था। इस वजह से राष्ट्रपति की नहीं सुनी गई थी। लेकिन उसके बाद में जब 1976 के बाद में 1975 में लगाई, फिर 76 में लगाई, 77 तक 2 साल तक लगातार लगाई। इसके बाद जब 1978 में सत्ता चेंज हुई और जनता पार्टी की सत्ता आई तो मोरारजी देसाई ने उसमें संविधान संशोधन किया 1978 में। और उसके बाद इस 1978 संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे। और ये भी संशोधन हुआ था कि अब प्रधानमंत्री अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना, संसद में देना होगा और संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा तब जाकर वो आगे बात, मतलब वो कानून लागू किया जाएगा। तो ये जो संघीय कार्यपालिका होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, इसका मतलब होता है किसी देश की, मतलब अगर मान लो एक कंट्री हमारी इंडिया है तो इसमें जो मुख्य कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है
संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो करते हैं, प्रेसिडेंट जो करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ कानून को पारित करने के लिए उसको वेरीफाइड करते हैं, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री और इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग हैं मिलके कानून को बनाते हैं और संसद में पेश करते हैं। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ट अटैक किस कारण से होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्ट अटैक किस कारण से होता है? हृदय में खून की आपूर्ति की कमी की वजह से। अगर जो हमारा हार्ट है इसमें खून की कमी हो जाए, अगर इसमें खून पूरी मात्रा से नहीं मिल पाए, अच्छा या फिर स्वस्थ खून ना पहुंच पाए, तो इसमें हृदय में जब खून की कमी हो जाती है तब उस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, जब हमारा खून संचार बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए हृदय में से ही खून क्या होता है, पंप होता है, ब्लड पंप होता है। तो इस वजह से जब वहाँ पर ब्लड पहुँच नहीं पाएगा और खून संचार में कमी हो जाएगी या फिर खून वहाँ पर पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाएगा, तो इस वजह से वहाँ पर पेन हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे शरीर में रक्त का पीएच कैसा होता है? तो रक्त का पीएच कैसा होता है? कम क्षारीय होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का पीएच कैसा होता है? कम क्षारीय होता है। रूबेला वायरस का क्या कारण होता है? तो रूबेला वायरस का क्या कारण होता है? खसरा, इसका कारण होता है खसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जो विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या होता है? जब आप विंडो जैसे ओपन करते हैं, आप जब मान लो आपने कोई सिस्टम या डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप ओपन किया है और अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें जो साउंड होता है, मतलब जो आवाज़ होती है, उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन होता है .wav। आपने देखा होगा कि जब किसी गाने में आपने देखा होगा, जो आपके में ऑडियो म्यूजिक पड़ी हुई है, लाइब्रेरी में म्यूजिक पड़ी हुई है, ऑडियो लाइब्रेरी में म्यूजिक पड़े हुए हैं, उसमें एक एक्सटेंशन लगा होता है। तो वो क्या लगा होता है? .mp3 लगा होता है, .mp3। और अगर कोई वीडियो पड़ा तो उसमें लगा होता है .mp4। तो इसी तरीके से विंडो साउंड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .wav। अगर आपके पास जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसका क्या एक्सटेंशन होता है? .docx होता है। अगर आपके पास कोई पावर पॉइंट यानी मतलब पीपीटी फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx होता है, pptx। तो ऐसे करके बहुत से एक्सटेंशन होते हैं, इनको याद करना होगा। और जैसे पीडीएफ फाइल है तो .pdf होता है उसका एक्सटेंशन, तो .pdf। ये कुछ एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो मैंने बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एडम स्मिथ ने लिखा है। और आपको बता दें एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमी की परिभाषा दी थी, क्योंकि लोगों को, मतलब जो लोग हम लोग हैं, अगर अपने दिन भर की आय या फिर महीने भर की आय में जो भी खर्च करते हैं या फिर जो भी कमाते हैं उसको ही क्या कहते हैं? उस व्यक्ति की इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक परिभाषा दी थी। जो वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने यह किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पैसेज टू इंडिया किताब किसने लिखी है? तो ईएम फोस्टर ने यह किताब लिखी है, अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया। यह किताब लिखी है किसने? ईएम फोस्टर ने लिखी है यह किताब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? तो कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? तांबा, कॉपर होती है जो, वो कैसी होती है? जीवाणु रोधी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है आप समझ रहे होंगे। और बल्कि सोडियम बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए या फिर वह नॉर्मल ऐसे खुले में रख दिया जाए तो उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो सोडियम को इसीलिए कहाँ पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर सोडियम की रॉड होगी तो वो मिट्टी के तेल में रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किससे प्लास्टर है, किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। जो पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? तो कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्त होते हैं। आपने देखा होगा, पक्षी देखे होंगे, कौवा ले लो या फिर कबूतर ले लो, और भी वैसे बहुत से पक्षी हैं वो देखे होंगे, तो आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो किस आकृति में होते हैं? समवृत्त की आकृति में होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्टा विस्टा क्या होता है? तो ये क्या है? एक सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन इस समय का जो सबसे बेहतरीन सर्च इंजन है वो किसे माना जाता है? गूगल को माना जाता है। अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो आप कहाँ पर जाते हैं? गूगल पर जाते हैं। और गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई जी। सुंदर पिचाई कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के मुद्रे के रहने वाले हैं सुंदर पिचाई। और इसके बाद में अगर बात करें गूगल के फाउंडर की, तो गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज इसके फाउंडर हैं। तो जो एल्टा विस्टा है ये क्या है? एक सर्च इंजन है। और सर्च इंजन में क्या मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पर आप इससे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पर आप जाकर सर्च करते हैं तो गूगल क्या है? सबसे बड़ा सर्च इंजन है इस समय का। अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? क्या होता है कि आपको कोई भी किसी के पास संदेश भेजना होता है, अगर आप नेट के थ्रू संदेश भेजते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। जो आप जीमेल आईडी बनाते हैं तो जीमेल आईडी के थ्रू ही आप ईमेल भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसके जो जनक हैं वो कौन है? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन इसके जनक हैं ईमेल के। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन, इन्होंने ईमेल की खोज की थी। एकलव्य पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकलव्य पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? मध्य प्रदेश देता है। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक है, इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक का ये शब्द है, इसका प्रयोग तैराकी में किया जाता है। द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव। कपिल देव भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान, जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो कपिल देव हैं, वो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं? तो विधानसभा के कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में 403। इस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के सभी सदस्य, सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, जो कि 403 इनकी संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे देश के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? हमारे देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की अगर देखिए स्थापना की बात करें तो सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इस एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1774 में की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो बनाया गया था लॉर्ड एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। लॉर्ड इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इसके बाद में यह कहाँ पर स्थापना की गई थी? कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में जब 1935 में आया तो 1935 के एक्ट के तहत इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और जब देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद में जब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसके दिन 1-2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को देश के जो स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली के अंदर। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और ये सर्वोच्च न्यायालय होता है वो संविधान का संरक्षक माना जाता है, कि मतलब संविधान का की देखभाल करने वाला, गार्जियन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पत्तियों के बाष्पीकरण को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन। तो क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन ये कहा जाता है पत्तियों के बाष्पीकरण को, विज्ञान की भाषा में कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? हमारे शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। देखिए तत्व की बात की गई, अगर तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? तो वो जल की मात्रा है, H2O की। तो हमारे शरीर में कौन सा सबसे ज़्यादा तत्व होता है, अधिक तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन है, यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के नज़दीक स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुलिकट झील के नज़दीक स्थित है श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वहाँ का क्या नाम था? तो PSLV C25 ये इसका नाम था, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च। हमारे देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो हमारी देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह तीनों सेनाओं, जल, थल, वायु, कौन कौन सी? जल सेना और थल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। या फिर आप कह लें नेवी की बात कर लें, या फिर आर्मी की बात कर लें, या फिर एयरफोर्स की बात कर लें, इन सभी का जो कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है इनका कमांडर। हमारे देश में निर्मित हल्के लड़ाकू का नाम बताइए। तो हल्के लड़ाकू का नाम क्या है? तेजस हल्के लड़ाकू का नाम है, हमारे देश में निर्मित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चंद्रमा पे सबसे पहले कौन उतरा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाले सबसे पहले कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहले उतरने वाले व्यक्ति हैं। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। अब ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों की गई? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद में कई लोगों की हत्याएं हुई, बहुत से लोग मारे गए और बहुत ज़्यादा खून हुआ। मतलब सभी लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया था और बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहने लगे थे। वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा लोगों की परेशान रहने लगी थी, जिनके भी पति या फिर जिनके भी परिवार वाले जो सैनिक के रूप में गए और वो मारे गए, तो वो सभी लोग परेशान होंगे। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, तो इसी वजह से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई और इसमें कई राष्ट्रों ने भाग लिया और शांति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशंस की कब की गई थी? 1920 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा पड़ता है, स्विट्जरलैंड। तो आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर ही जिनेवा पड़ता है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और यहाँ पर अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ये इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को से होकर ये कई जगह पर
क्या चीन के बीजिंग तक जाकर इसकी शाखाएं मिलती हैं। अगर आप इसमें यात्रा करना चाहेंगे तो आपको कम से कम 8 दिन लगेंगे इस पर, तब भी यह पूरा नहीं घूम पाएंगे, 8 दिन में इसकी यात्रा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल राज्य में स्थित है। और उच्च न्यायालय याद करने की मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ट्रिक बताई थी, जिसका वीडियो आपको पूरा चैनल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आपके लिए खास बात कि अगर अभी भी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही और बहुत ही जल्द आपके लिए यूपी पीसीएस का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर का जो प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट होगा उसमें प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। आप लाइक करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो यह आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अगर राज्य में राज्य आपातकाल लगाए तो वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन होता है तो इसीलिए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है राज्य में। अब यह राज्य में क्यों कर सकता है? या तो जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, विवाद आ जाए, तो उस वजह से इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, या फिर कोई अन्य समस्या आ जाए तो उस वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राज्य में अगर आपातकाल लगेगा तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ही उसमें लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है? तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब अगर कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित देश नहीं है। हमारे देश में सभी तरह की दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील हो रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है इसमें, तो इसीलिए इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट इसकी एसआई इकाई है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। केंचुआ किस तरह का प्राणी है? तो ये केंचुआ किस तरह का प्राणी है? ओलिंगोकीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लिए। तो केंचुआ किस तरह का प्राणी है? ओलिंगोकीटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलिंगोकीटा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ता के पौधे से किस भाग में अफीम निकाला जाता है? तो पोस्ता के पौधे से किस भाग से अफीम निकाला जाता है? अपरिपक्व संपुट का लेटेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपरिपक्व संपुट का लेटेक्स, जो ये भाग होता है, यहाँ से पोस्ता के पौधों से अफीम निकाला जाता है। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। उस पर जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। अब आपसे ये पूछा जाए कि दूध से दही बनने के लिए तो कौन से अम्ल की जरूरत होती है? लैक्टोबैसिलस एसिड। जो हमारा लैक्टोबैसिलस होता है, इसी की वजह से दूध से दही बनता है, जीवाणु की वजह से दूध से दही बनता है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस। कैमलस है ऊंट का वैज्ञानिक नाम, आप याद कर सकते हैं। कैमल इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल कहते हैं। तो कैमलस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस। लाइट ऑफ पाई किताब किसने लिखा? तो लाइट ऑफ पाई यह किताब किसने लिखी है? तो यह लिखी है यॉन मार्टेल ने लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यॉन मार्टेल ने यह किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबरी की भागीदारी थी? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको। यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, 2 साल तक लगातार चला और यह सबसे बड़ा आंदोलन था। क्योंकि इस आंदोलन में ही सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जितने भी मुख्य लीडर थे, जितने भी मुख्य नेता थे, जो भी देश की आज़ादी चाहते थे, तो उसमें इस आंदोलन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे महात्मा गांधी ले लो, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी हैं, चित्तरंजन दास हैं, NC केलकर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, ऐसे मोतीलाल नेहरू हुए। तो ऐसे बहुत से जो मुख्य नेता हैं इन्होंने भाग लिया था। साथ ही साथ में मुस्लिम लीग के जो नेता हैं इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, आप इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबरी की भागीदारी है। तो हिंदू लोगों की तरफ से जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका नाम था असहयोग आंदोलन। और साथ ही साथ में इसी समय और इसी डेट में जो मुस्लिम लोगों की तरफ से आंदोलन चलाया जा रहा था वो था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि टर्की में जब ब्रिटिश ने आक्रमण किया था, तो ब्रिटिश लोगों ने जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टर्की में आक्रमण किया था, तो वहाँ पर मुस्लिम लोगों का जो गुरु होते हैं, उन लोगों के जो मुस्लिम लोगों के गुरु थे वो खलीफा, वो वहाँ पर एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर होते हैं, तो वो वहाँ पर उनको मारा गया था। तो इस वजह से मतलब ब्रिटिश लोगों ने उनको मार दिया विश्व युद्ध के दौरान। तो इस वजह से इन लोगों को इंसल्ट फील हुआ। जब इंसल्ट फील होने की वजह से इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया और ये साथ ही साथ में असहयोग आंदोलन की स्टार्ट किया गया। तो दोनों लोग मतलब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ में स्टार्ट कर दिए गए और यह 1920 से 1922 तक 2 साल तक लगातार चले और 1922 में ये बंद कर दिया गया। अब 1922 में ये बंद क्यों किया गया? तो आपने सुना होगा चौरा चौरी हत्याकांड। जो चौरा चौरी हत्याकांड है, इस वजह से जो वाराणसी जिले के चौरा चौरी रेल पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में वहाँ के लोगों के द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और वहाँ 17 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो इस वजह से यह और जो असहयोग आंदोलन था वो अहिंसा को आगे बढ़ा रहा था, जबकि जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था वो हिंसा का रूप धारण कर रहा था। और जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो किस वजह से चलाया गया था? आपने सुना होगा कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो निर्दोष लोग मारे गए थे, तो उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। और जब असहयोग आंदोलन में अहिंसा थी, मतलब अहिंसा का रूप अहिंसा के प्रति था, और लेकिन जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ तो उसमें हिंसा हो गई थी। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी समझ गए थे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में कम लोग थे तब भी उन्होंने मतलब गोली चला दी थी। जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो यह चौरा चौरी हत्याकांड के बाद में ऐसा हो सकता है कि असहयोग आंदोलन में उपस्थित जो भी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया गया था, बहुत ज़्यादा लीडर्स आए थे, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया गया था और बहुत दिनों तक यह आंदोलन चला था। तो इस वजह से हो सकता है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर भी गोली चलाने का आदेश दे दें और काफ़ी लोग जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जाएं। तो इस वजह से 1922 में आंदोलन बंद कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा स्थित है और दिल्ली के करंट टाइम में जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था सबसे पहले? भीम द्वितीय ने हराया था। मणि मेखले के लेखक का क्या नाम है? सतनार। सतनार मणि मेखले के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? सतनार है।
ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और आपको बता दें, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। और अकबर कौन थे? जो मुग़ल सम्राट थे एक। और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने इसकी स्थापना की थी। कैसे? देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का अंत किया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1526 के युद्ध को क्या कहा जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का समाप्त किया और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पावना आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पावना आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है, क्योंकि इसी समुद्री रास्ते से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्री रास्ता माना जाता है। धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा किसकी बनी होती है? तो मानव त्वचा उपकला ऊतक की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका एग्जाम में। तो मानव जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, वो किस टिश्यू से बनी होती है? उपकला ऊतक से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो मुख्य सिस्टम होता है कंप्यूटर का, वो होता है मदरबोर्ड। तो इसे मदरबोर्ड कहा जाता है। अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल रक्त है? तो मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल रक्त है? वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह है रक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड कलर। अगला क्वेश्चन है, रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो रेशम के उद्योग को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है और बहुत से एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोती कहाँ से पाए जाते हैं? तो मोती सीप से पाए जाते हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, विक्रम साराभाई। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और आपसे पूछा जाए तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। तो देखिए जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, एक गैस को कैसे द्रवित किया जा सकता है? तो किसी गैस को अगर आप द्रव करना चाहते हैं तो उसको द्रवित कैसे किया जा सकता है? मतलब गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दाब बढ़ाकर और ताप कम करके। तो अगर आपको किसी भी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करना है तो उसके लिए आपको दाब बढ़ाना होगा और ताप को जो टेम्परेचर है वो कम करना होगा। तो दाब बढ़ाकर मतलब जो हमारा प्रेशर है उसको हमें इंक्रीज करना है और जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज
डिक्रीज करना है। शराब के उत्पादन पर कौन सा टैक्स लगता है, राज्य या केंद्र? मतलब कौन टैक्स लगाता है? तो कौन टैक्स लगाता है, राज्य सरकार लगाती है या फिर केंद्र सरकार लगाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। जो शराब का उत्पादन होता है उस पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस समय योजना अवकाश था? तो भारत में 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। मतलब जो 1966 से 1969 तक कोई भी योजना नहीं चली थी, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, तो इसे हम योजना अवकाश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना है वह केवल 4 वर्ष की थी और इसमें गरीबी के ऊपर बात की गई थी। किसके ऊपर बात की गई थी, गरीबी, पॉवर्टी के ऊपर बात की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, हरा सूचकांक किसने विकसित किया था? हरा सूचकांक विकसित किया था विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने हरा सूचकांक विकसित किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है विश्व बैंक का? वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। पानी की बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। आपने देखा होगा पानी की बूंद अक्सर गोल होती है, वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर किससे बना होता है? संगमरमर किससे बना होता है? तो पुनर्विकृत चूना पत्थर से बना होता है, पुनर्विकृत चूना पत्थर से संगमरमर बना होता है। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 से यह लागू हुआ था। 26 अक्टूबर 2006, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। आयरन शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो आयरन शब्द का उपयोग है वो जूडो में किया जाता है। सुब्रतो कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में सुब्रतो कप दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अब देखिए 24 अक्टूबर 1945 को जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, वृक्षवासी मेढक को क्या कहा जाता है? तो वृक्षवासी मेढक है उन्हें हायला कहा जाता है। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है या उबलता है क्योंकि इसका कारण होता है वायुदाब कम होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब कम होता है। जितनी आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुदाब है वो बहुत ही कम होगा, तो यहाँ पर जो जल है वो अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबल जाएगा। वैसे कितने तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, बॉयल होता है अच्छी तरीके से। और अगर बर्फ़ बनने में तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें बर्फ़ बन जाती है, जल से बर्फ़ बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और हमारे जो पार्लियामेंट है वो उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है लोकसभा, पार्लियामेंट को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक लोकसभा
और एक राज्यसभा। जो राज्यसभा होता है उसे हम कहते हैं उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा जो होता है उसे हम निम्न सदन कहते हैं। इसे लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। लेकिन इसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में इसके जो 2/3 सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए। और राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए इसमें न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? इसमें आपको 35 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु चाहिए होती है। 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु चाहिए होती है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा प्रदूषण नाक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा प्रदूषण है? वो फ्लोराइड। फ्लोराइड है ये नाक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा के अंदर प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा का जो स्पीकर हैं वो कौन है? माननीय ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र। ये नदी है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा का निर्माण होता कैसे है आपको बता दें। देखिए यहाँ से मान लो ये नदी बह रही है, इस तरीके से नदी बह रही हैं, और अगर बीच में आपस में नदियाँ ऐसे दोनों तरफ से बह रही हैं, एक नदी इधर से आ रही है और एक इधर से नदी आ रही है, और बीच में मान लो रेत पड़ी या फिर बहुत कोई वैसी चीज़ है, रेत है या फिर और भी कोई मलबा टाइप का पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगी, जब इन पे दाब डालेगी, मतलब अपना प्रेशर करेगी, प्रेशर डालेगी, तो दोनों तरफ से पानी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो मलबा है या फिर ये जो रेत वगैरह है ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। जब ऐसे ऊपर उठने लगेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। ऐसे तरीके से डेल्टे का निर्माण हो जाएगा। तो ये जब ऊपर उठने लगेगी तो डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो किसका निर्माण करती हैं? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध स्थित है और ये दक्षिण भारत की नदी है, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत में देश के कुल यातायात का कितने प्रतिशत सड़क से है? तो भारत में जो कुल यातायात, मतलब भारत में देश के कुल यातायात का जो प्रतिशत है वो कितना है? 80% सड़क से यातायात होता है और बाकी 20% अलग तरीके से, जैसे कि नदियों के द्वारा, जो नाव, मतलब अगर जल के द्वारा होता है, या फिर आप कह सकते हैं एयर के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जो आप एरोप्लेन में जाते हैं। तो लेकिन जो 80% है वो किसके द्वारा होता है? सड़क के द्वारा होता है, सड़क से होता है, या फिर आप कह सकते हैं रेलवे के द्वारा होता है, वो भी सड़क पर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांग्योंग विमानपत्तन कहाँ पे बना है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम पांग्योंग विमानपत्तन बना, सिक्किम में बना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 को पहले किस नाम से जानते थे? तो NH-17 के नाम से जानते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो उसको NH-66 है, इसको हम पहले NH-17 के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? NH, यहाँ पर NH होगा, NH-66। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? तो संवैधानिक सरकार का आशय है सीमित सरकार। मतलब क्या है संवैधानिक सरकार? इसका मतलब होता है कि सीमित है सरकार, और वो किस में सीमित है? संविधान में सीमित है। जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान में जितना वर्णन किया गया है, बस उतना ही कर सकती है। इसके अलग से कोई भी कानून या फिर कोई भी नियम नहीं ला सकती है, या फिर अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। वो एक सीमित है, संविधान तक ही सीमित है, इसीलिए हम इसे संवैधानिक सरकार कहते हैं।
तो इसी के साथ में हमारे जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है और आशा करता हूँ ये डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा होगा और हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जो हमारा कंटेंट है वो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सब पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सभी को बता दें कि एसएससी सीजीएल का जो जीके का पेपर है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक इसके मतलब जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। और साथ में ही एक यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का जो सीरीज़ है वो लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल 20 साल या फिर 15 साल, आप मान लीजिए कि लगभग 10 से 15 साल के पेपर कवर कराएंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। तो ये इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो जैसे भी कोई नया वीडियो आता है उसकी आपको अपडेट मिल जाएगी और आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों सभी लोगों।